हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ऑलराउंडर विश्वजीत में। आज हम जानेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। ये क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है और ये कैसे इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और हमारी आगे की रणनीति क्या है और इसका क्या असर पड़ेगा हमारे भारतवर्ष पर। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि भारत में जो इलेक्शंस होते हैं वो अभी कैसे कंडक्ट होते हैं। इसको समझाने के लिए मैंने इस स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है, शायद इससे आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी। अभी इलेक्शंस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, एक सेंट्रल के इलेक्शन, एक स्टेट के इलेक्शन और एक लोकल बॉडीज के इलेक्शन। जो सेंट्रल और स्टेट के इलेक्शंस होते हैं वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं। जो लोकल का इलेक्शन होता है, जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है, वो इलेक्शन स्टेट की जो इलेक्शन कमीशन होती है उसके द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन मेंशन किया हुआ है। एक एग्जाम्पल की तरह समझाने के लिए, अगर प्रेसिडेंट हो गया या लोकसभा का चुनाव हो गया या राज्यसभा का चुनाव हो गया, इनके जो इलेक्शंस होते हैं वो जो कंडक्ट कराए जाते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पे सेंट्रल मेंशन किया हुआ है। अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसे हम विधानसभा के नाम से भी जाना जाता है और जिसके जरिए हम मुख्यमंत्री का भी चुनाव करते हैं, तो इसका जो चुनाव होता है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। विधानसभा का चुनाव, इसके साथ साथ यहाँ पे विधान परिषद भी आता है, लेकिन हमारा वो टॉपिक नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है। लोकल बॉडीज की बात कर लें, जैसे पंचायत का चुनाव या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो चुनाव होता है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू। अभी जो हमारा मेन टॉपिक है वन नेशन वन इलेक्शन, वो लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव और ये जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन होता है इसको एक साथ कराने के लिए कहा जा रहा है। वर्तमान में ये तीनों ही चुनाव अलग अलग जगह पे अलग अलग दिन तारीख पर कराए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट पीपल होते हैं वो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं इलेक्शन में, और जो हमारी रनिंग गवर्नमेंट होती है, करेंट गवर्नमेंट, वो हमेशा इलेक्शन के मूड में होती है। मतलब उनका मेन फोकस होता है कि हमें इलेक्शन विन करना है। जो भी उनके वादे वगैरह किए गए होते हैं वो एज सच पूरे नहीं हो पाते जब उनके, क्योंकि कंसिस्टेंट इलेक्शन चलते रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे लोकसभा के बारे में। इसको और आसान करने के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप अपने यहाँ पे सांसद को चुनते हैं, तो जो सांसद का चुनाव होता है वो मदद करता है लोकसभा में। वो जाते हैं लोकसभा में और जिसके जरिए आप प्रधानमंत्री को भी चुनते हैं। तो ये होता है लोकसभा का चुनाव। प्रधानमंत्री चुना तो प्रेसिडेंट के द्वारा जाता है, पर उसकी जो बहुमत होनी चाहिए संसद में वो जरूरी है। लोकसभा में उसकी बहुमत रहना जरूरी है। अगर हम बात करें लेजिस्लेटिव असेंबली की, तो आपके यहाँ जो आप विधायक का चयन करते हैं वो इसी के थ्रू होता है, उसे विधानसभा की बात की जा रही है, और वही विधायक मदद करते हैं मुख्यमंत्री के चुनाव में। साथ ही साथ ये जो विधानसभा के सदस्य हैं ये मदद करते हैं राज्यसभा के सदस्यता के लिए भी, मतलब ये अपना वोट डालते हैं। तो राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। अभी जो डायरेक्ट इलेक्शन, जो पीपल, लोगों के द्वारा जो लोग चुने जा रहे हैं, वहां पे मैं लोकसभा की बात करूंगा और विधानसभा की बात करूंगा, और यही हमारे चर्चा का विषय भी है कि लोकसभा के इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन को एक साथ कराया जाए, साथ ही साथ उसमें लोकल बॉडीज का भी इलेक्शन कराया जाए। आगे हम जानते हैं कि क्या हमारी सरकारों ने प्रस्ताव रखा हुआ है कराने के लिए। यहाँ पे मैंने बहुत आसान तरीके से मेंशन किया हुआ, पहला प्रस्ताव है कि लोकसभा का इलेक्शन, विधानसभा का इलेक्शन, साथ ही साथ जो लोकल बॉडी की इलेक्शन है वो एक साथ कंडक्ट कराया जाए। पर इस पर जो और विपक्षी सरकारें हैं और लोगों के जो मत हैं वो एक साथ नहीं आ रहे हैं, इसलिए एक और प्रस्ताव रखा गया है। तो शुरुआत में अगर हम लोकसभा और विधानसभा का भी चुनाव, यानी जो विधायक और सांसद का चुनाव होता है वो अगर एक साथ कराएं तो लोगों को आसानी होगी, खर्चे कम होंगे और बहुत सारी चीजें होंगी। आगे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये हमारे मूल चर्चा का विषय। शायद आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ इलेक्शन कैसे होते हैं और क्या कारण है वन नेशन वन इलेक्शन का। सबसे पहले इसके इतिहास के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है। अगर हम इसके इतिहास की बात करें तो ये आज ही नहीं है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ये ऑलरेडी किया जा चुका है। ये अप्रोच जो है वो 1967 तक कंसिस्टेंटली हुई, उसके बाद ये प्रोसेस नहीं हो पाई। क्यों ये चर्चा में है? क्योंकि 2014 से नरेंद्र मोदी इस पर कंटिन्यूअसली, जो हमारे प्रधानमंत्री कंटिन्यूअसली फोकस रख रहे हैं कि अगर हम इस पे कर पाए फोकस वन नेशन वन इलेक्शन पे, तो हमारे पब्लिक फंड में हेल्पफुल होगा, डेवलपमेंट वर्क में भी हेल्पफुल होगा। डेवलपमेंट वर्क में कैसे हेल्पफुल होगा, तो मैं आपको बताऊं, जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, मतलब आचार संहिता जिसे आप हिंदी में कहते हैं, उसके चलते जो नए डेवलपमेंट होते हैं वो रुक जाते हैं। तो अगर आपके यहाँ हर साल इलेक्शन हो रहे हैं कंसिस्टेंटली और बार बार काम पे प्रभाव पड़ रहा है, डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ रहा है, लोक प्रचार में आचार संहिता जब लग जाती है तो डेवलपमेंट सारे रुक जाते हैं, काफी सारे रेगुलेशंस लग जाती हैं, जिसके जरिए काम में बहुत सारी बाधा आती है, उनको कम किया जा सके। इस वजह से नरेंद्र मोदी जी इस प्रस्ताव को बहुत समय से चर्चा का विषय ये बना हुआ है।
साथ ही साथ इसके बारे में बताना चाहूँगा कि 2018 अगस्त में जो लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट निकाली थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने बताया था कि अगर हम उस पर उन्होंने एक डिस्कशन किया था और डिस्कशन के बाद उन्होंने उस रिपोर्ट को पब्लिश किया था। उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये है कि अगर हम इसको अप्लाई करते हैं तो जो बेनिफिट होगा वो कॉस्ट सेविंग होगा पब्लिक के लिए, लेस बर्डन होगा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, और जितनी भी सिक्योरिटी रिसोर्सेज जो अलाउ हो रही है, जो भी लग रही है उसमें कम सिक्योरिटी रिसोर्सेज हमारी लगेंगी। सिक्योरिटी का टर्म यहाँ पे ये है, जब भी कोई इलेक्शन होता है आपने देखा होगा कि हर तरह की सिक्योरिटी वहाँ पे अवेलेबल होती है, चाहे वो आपकी पुलिस से लेकर चाहे वो आपकी डिफेंस सर्विसेज तक हो, तो वो सारे अवेलेबल होते हैं। तो बार बार अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो उनको बार बार इस चीज़ का सामना करना पड़ता है। इलेक्शन शुरू होने के पहले से लेके इलेक्शन खत्म होने के काफ़ी दिन बाद तक उनको वहाँ पर रहना पड़ता है। आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जिसमें इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट है जो तैयारी कर रहे हैं। मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पर एक कंसाइज वे में मेंशन कर दिया है। आर्टिकल 83 जो कि रिलेट करता है कि लोकसभा का जो टेन्योर होगा वो 5 ईयर्स का होगा फ्रॉम इट्स फर्स्ट मीटिंग, वहाँ पे अमेंडमेंट्स होंगे कुछ। आर्टिकल 85 जो कि प्रेसिडेंट को अथॉरिटी देता है लोकसभा को भंग करने के लिए, वहाँ पे कुछ चैलेंजेस आएंगे, वहाँ पे कुछ चेंजेस होंगे, अमेंडमेंट्स होंगे। 172 की बात करें तो वो भी ये लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा की बात करता है कि उनके टेन्योर जो होगा वो 5 ईयर्स का होगा फ्रॉम द फर्स्ट डेट ऑफ इट्स मीटिंग, वहाँ सब में अमेंडमेंट्स होंगे। आर्टिकल 174 की बात करें तो वो गवर्नर से रिलेटेड है, जो कि लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की बात हो रही है, यानी विधानसभा को डिसॉल्व करने की बात हो रही है। आर्टिकल 356 की अगर हम बात करें तो उसमें भी कई सारे चेंजेस होंगे। ये सारी चीजें हैं जिसपे हमारा इनिशियल डिस्कशन होना है और जिसपे हमारा फोकस रहेगा, और ये सारे वो आर्टिकल्स हैं जिसमें अमेंडमेंट्स होने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बताते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन का क्या बेनिफिट है, और ये अगर इम्प्लीमेंट होता है तो क्या फ़ायदा होगा, क्या ये सच में ज़रूरी है, इसके बारे में हम पूरी जानकारी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं, नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई हुई है। उस रिपोर्ट के अनुसार, रिसेंट में वो रिपोर्ट आई हुई है, उस रिपोर्ट के अनुसार विगत 25 से 30 सालों में लगातार इलेक्शन हो रहे हैं। लगातार इलेक्शन का यहाँ पर ये मतलब है कि हर साल इलेक्शन हो रहा है। मतलब आप ये सोचिए कि हर साल अगर आपके यहाँ चुनाव हो रहा है तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट स्कूल से लेके, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से लेके, सिक्योरिटी फोर्सेस से लेके, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स तक का बहुत बिजी शेड्यूल होता है, वो सारे उसमें इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर ये पर ईयर होता है तो काफ़ी ज़्यादा हिंड्रेंस होती है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके अलावा कोड ऑफ कंडक्ट की, जिसकी मैंने बात की, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आचार संहिता जब आता है तो कई सारे डेवलपमेंट प्लान्स को रोक दिया जाता है। एक्सपेंसेस की बात करें तो ऑन एन एवरेज, अभी आप देखेंगे अगर आप एग्जैक्ट फिगर निकालेंगे, आई थिंक इट विल कम अबाउट 45,000 करोड़ रुपीस जो इलेक्शन में करेंटली लगते हैं। सेंट्रल के इलेक्शन में लगभग इतना कॉस्ट लग जाता है। एक टेंटेटिव कॉस्ट मैंने यहाँ पे मेंशन की हुई है, तो उस कॉस्ट को भी रिड्यूस किया जा सकता है। गवर्नमेंट स्टाफ, इसकी मैंने ऑलरेडी बात कर ली कि गवर्नमेंट स्टाफ जो उसमें इन्वॉल्व हो जाता है उसकी इन्वॉल्वमेंट को कम करने के लिए एक बार में ही वो रिक्वायरमेंट होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या चैलेंजेस हैं जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन में आएंगे। सबसे पहले तो क्योंकि जो लोकसभा होती है बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, तो लोकसभा पे भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है इसको इम्प्लीमेंट करना। साथ ही साथ सारी पार्टियों को कन्विंस करना भी बहुत मुश्किल है। अरेंजमेंट के चैलेंज की बात करें तो एज ऑफ नाउ जो एक वोटिंग मशीन है, ईवीएम हो गई, ये मशीन हर अलग अलग इलेक्शन में यूज़ की जाती है। पर अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो जो लोकसभा के चुनाव और विधानसभा के चुनाव जब एक साथ होंगे, आप एक साथ दो लोगों का वोट करने जाएंगे, तो उस टाइम पे वोटिंग मशीन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होगी। इसके अलावा वीवीपीएटी पेपर्स, ये पेपर होते हैं बेसिकली, इसका फुल फॉर्म हम आपको बताएं तो वोटर वेरीफेबल पेपर होते हैं, ऑडिट ट्रेल फुल फॉर्म है इसका। इन पेपर की भी रिक्वायरमेंट्स लगभग डबल हो जाएगी। एक टेंटेटिव हम आपको बताएं तो उस रिक्वायरमेंट को भी फुलफिल करना होगा। साथ ही साथ जो मेन कंसर्न है वो है कि स्टाफ और सिक्योरिटी का अरेंजमेंट। मतलब अभी के लिए एक इलेक्शन में आपने देखा है कि कितना ज़्यादा स्टाफ लगता है, कितने ज़्यादा बूथ बनते हैं पोलिंग के, तो उनकी भी रिक्वायरमेंट डबल ट्रिपल हो जाएगी। और सिक्योरिटी फोर्सेज जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, जो इंटरनल सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पुलिस और ये सारे, इन सब का भी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा लगेगा। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है जहाँ पे हमारे इंटरनल सिक्योरिटी को भी चैलेंजेस आ जाए। मतलब देश की जो आंतरिक सुरक्षा है, जब वो कंटिन्यूअसली पूरा फोकस उनका रहेगा इलेक्शन पे, तो और कुछ मिस हैपनिंग ना हो उसको रोकने का भी ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ जो और भी चैलेंजेस हैं वो ये भी कि सारी पार्टी से डिस्कशन करना, लोगों की राय लेना, बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जो चैलेंजेस क्रिएट करेंगे इसके इम्प्लीमेंटेशन में। आगे बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। इंप्लीमेंटेशन में चैलेंजेस आएंगे, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन मैंने आपको बताया किस तरीके से प्रॉफिटेबल है। सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, और इस पे अभी के लिए
करंट अपडेट क्या है। तो सोल्यूशन इसका ये निकल के आता है, इसका पार्लियामेंट में डिस्कशन होना चाहिए, डिबेट्स होनी चाहिए प्रॉपर, सब चाहे वो रूलिंग पार्टी हो चाहे वो अपोजिशन हो, सबके साथ ही साथ मैं आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ देना चाहूँगा कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के मिस्टर राजीव कुमार जी, उन्होंने कहा है कि वी आर रेडी फॉर दिस। उनका कहना है कि हम लीगल प्रोविजंस के तहत हम रेडी हैं और ऑलरेडी हमने किया हुआ है। लाइक अगर हम बात करें तो शुरुआत में इलेक्शंस ऐसे ही हुआ करते थे, तो 1967 तक जो इलेक्शंस हुए हैं वो इंडिया कैपेबल है इस पर्टिकुलर चीज़ को प्रोसीड करने में। और करंट अपडेट की अगर हम बात करें तो सितंबर 2, 2023 को गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन इशू किया। उन्होंने कहा कि एक हाई लेवल कमेटी बैठेगी और वो जो हाई लेवल कमेटी होगी उसका जो लीडरशिप होगा वो प्रेसिडेंट के अंडर में वो हाई लेवल कमेटी बैठेगी। और उस कमेटी में कौन कौन रहेगा मैं आपको बता दूं, अमित शाह जो कि यूनियन होम मिनिस्टर हैं, अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, गुलाम नबी आज़ाद जो कि अपोजिशन के लीडर हैं, एनके सिंह जो चेयर करते हैं 15th फाइनेंशियल कमीशन, डॉक्टर सुभाष सी कश्यप जी जो कि फॉर्मर सेक्रेटरी हैं जनरल हैं लोकसभा के। अगर मैं हरीश साल्वे की बात करूं वो एक सीनियर एडवोकेट हैं, और संजय कोठारी जी फॉर्मर चीफ कमिश्नर हैं। इन सब लोगों के तहत ये सारे लोग इन्वॉल्व रहेंगे और एक कमेटी का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया है। ये अभी के लिए करंट अपडेट है। तो हमारी सरकारें इस पे काम कर रही हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीइंग द लार्जेस्ट democracy of the world, so our country will surely take the decision that will be fruitful to their people, and I ask your particular opinion on this। आपका क्या ओपिनियन है इसमें, आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। अगर आपने वीडियो को देखा और इसे लाइक किया तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा सकते हो, और कोई फीडबैक मेरे लिए हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। आज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।